ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अपना जो प्राइस हमने फिक्स किया है वो 600 है, फ्यूचर्स प्राइस 700 दिखा रहा है स्टॉक मार्केट में। आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देखो, ये प्राइस जो है ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के वजह से होता है ये, बिकॉज फ्यूचर्स इज ऑक्शन मार्केट। ठीक है, जितना ज्यादा लोग बिड करेंगे उतना प्राइसेस बढ़ जाएगा। एंड वो जरूरी नहीं है कि वो आपने जो डिराइव किया वो प्राइस से मैच करे, इन जनरल इसके नजदीक होना चाहिए, बट एक्सेस डिमांड की वजह से ज्यादा ही प्राइसेस हो गए, एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइसेस गिर जाएंगे। तो हाउ विल यू अप्लाई योर स्ट्रैटेजी? कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, एक छोटा एग्जांपल देखो, उससे समझ जाओ, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे एक्सप्लॉइट करना है फ्यूचर्स मार्केट। ओके, सो अभी सपोज तुम्हारा एक स्टॉक है, उसका स्पॉट वैल्यू है 100, मेच्योरिटी, तुम एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, मेच्योरिटी 1 ईयर का है। ठीक है, अच्छा, रिस्क फ्री रेट जो मार्केट में चल रहा है वो 10% है फॉर एग्जांपल, क्योंकि टू डिराइव द फ्यूचर्स प्राइस यू रिक्वायर आरएफआर। yesterday we have seen the risk neutrality concept। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस समझ लो इसका 130 है। एक्चुअली में कितना होना चाहिए फ्यूचर्स प्राइस? 110, करेक्ट? यही होना चाहिए ना आपका जो फ्यूचर प्राइस है, स्पॉट इंटू 1+r होल हाँ पावर n, लेकिन वो 130 है। तो क्या करोगे अभी? डेफिनेटली यू विल गो लॉन्ग ऑन, you will short the futures, correct? What you'll do, you will short the futures and you will go long on the stock, correct? यही करोगे, यही स्ट्रेटजी रहेगा आपका। तो ये कैसे होता है देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इजी सिंपल वे में समझा देता हूं। यू विल टेक ए लोन ऑफ 100 रुपीज, करेक्ट, एट द रेट ऑफ 10%, ये परसेंटेज पे आपको लोन मिल रहा है। देन व्हाट विल डू, यू विल बाय द अंडरलाइन, ये स्टॉक को खरीद लोगे। अगर आज की डेट में स्टॉक खरीद लोगे तो कितने मिल रहा है? 100 रुपए में। 100 रुपए में, तो स्पॉट वैल्यू आपका 100। अच्छा, फिर क्या करोगे? ये जो मतलब लोन लिया है 100 रुपीज से, ये 100 रुपीज का लोन बैंक से लेके स्टॉक खरीद लोगे। स्टेप नंबर 3 क्या करोगे? यू विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे, कोई भी काउंटर पार्टी। पूरे मार्केट में हम उसका शक्ल नहीं देखते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है जो हम रेडी हैं हमारे से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना? तो टेक शॉर्ट पोजीशन इन फॉरवर्ड और फ्यूचर्स मार्केट जो भी हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? राइट एंड ऑब्लिगेशन टू सेल है अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो। देन व्हाट विल हैपन, अभी इसका मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट पोजीशन है ना, 1 साल के बाद irrespective of whatever the price is, you will sell at what? 130, करेक्ट? तुम 130 पे बेचोगे, और ये एसेट लाओगे कहां से 130 पे बेचने वाला? वो तो तुम होल्ड करके रख रहे हो अभी, करेक्ट है ना? सो 1 ईयर के बाद, हाँ आफ्टर 1 ईयर, यू विल सेल एट 130 irrespective of prices, any price in the market। ओके, अच्छा, अब क्या होगा? तुम 130 में जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको बेच दोगे, ठीक है, सेल एट 130। और ये सेल करने से तुम्हारे पास क्या आएगा? पैसा आ जाएगा, कितना आएगा? 130, करेक्ट। अब क्या करोगे? बैंक बैंक को उसका 110 चुका दोगे, ठीक है, 110 दे दिया, और तुम्हारे पास बचा कितना? 20। ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? रिस्कलेस प्रॉफिट, खत्म। इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। एक्चुअली में ये आप लोग के इसमें है नहीं, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ये लेवल 2 में तो रहेगा। इसमें आर्बिट्राज कहाँ से हुआ सर? क्यों नहीं हो रहा है आर्बिट्राज आपका? जब मैं आपको क्या बताता था पहले कि अगर कोई भी स्टॉक, अगर आपका स्टॉक है, उसका प्राइस आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिए और मार्केट में ज्यादा या कम है उसका वैल्यू, तो आप आर्बिट्राज कर सकते हो ना। आपका इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का 100 हो रहा है, मार्केट में वो 140 पे ट्रेड कर रहा है, ओवर वैल्यूड है, आप 100 में बाय करके 140 में बेच सकते हो, करेक्ट?
हम्म। वैसे ही यहाँ पर भी तो आपका फेयर फ्यूचर प्राइस 110 है, बट फ्यूचर्स मार्केट प्राइस 130 है। जब ऐसा आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आर्बिट्राज है कि नहीं है? सर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला? वो तो आप डिविडेंड्स को लेके उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लाके फाइंड कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, क्या है सर? फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से फाइंड करना। जैसे हर साल डिविडेंड देगा, डिविडेंड फर्स्ट ईयर में एक रेट के ऊपर आप उसको डिस्काउंट करोगे, ठीक है ना? उसके बाद वो सेकेंड। रेट क्या होगा? हाँ, रेट क्या होगा? रेट रिस्क फ्री रेट। और क्या, वही रेट हो सकता है, वही रेट पे हम डिराइव करते हैं हमेशा, है ना? रेट आप और भी कुछ फिक्स कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट और इन्फ्लेशन, ये सब मिला के आप अपना एक रेट फिक्स कर सकते हो। अगर कंपनी के स्टॉक की बात कर रहे हो तो कंपनी में दो टाइप के सीएपीएम लगा लो ना भाई। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है सीएपीएम के हिसाब से, वो ले लो ना रिस्क रेट। आपका वो डिस्काउंटिंग फैक्टर वो ले लो, चलो वैसे भी कर सकते हो। डब्ल्यूएसईसी पे भी कर सकते हो। जनरली अगर नई कंपनी है तो नई कंपनी का आपको ये चैप्टर तो पढ़े होंगे ना, गियरिंग अनगियरिंग वाला। कौन सा? गियरिंग अनगियरिंग वाला कॉन्सेप्ट किए थे ना हम लोग। एक बीटा बीटा फैक्टर फाइंड करना, किसी भी कंपनी का टारगेट बीटा फाइंड करना। हमने देखा था ये हम्म। बीटा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क तो सब में एक जैसा ही होता है, फाइनेंशियल रिस्क डिफर करता है। तो आप क्या करोगे, आपकी टारगेट कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क हटा के, मतलब जिस भी कंपनी का आपको बीटा निकालना है वो कंपनी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट वैसी ही कोई कंपनी आप कैरेक्टरिस्टिक वाली कंपनी को आप सेलेक्ट करते हो, उसका बीटा सपोज 7 है, ठीक है ना? दैट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क 5 है और बिजनेस रिस्क 2 है। नाउ तुमको तुम्हारी कंपनी का बीटा चाहिए, बीटा क्यों चाहिए? सीएपीएम के लिए। सीएपीएम क्यों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों? डिस्काउंट फैक्टर, जिससे तुम अपना इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हो स्टॉक का। ठीक है सर। ये परसों परसों डिस्कशन करें ना, फिर भूल गए क्या? हम्म। हाँ सर। परसों परसों डिस्कस किए थे ना शिवांगी, फिर भूल गए? परसों कहाँ की है सर? कुछ दिन पहले ही, मतलब यही बताया था मैं कि वॉरेन बफेट जैसे लोग क्या करते हैं मार्केट में। ये लोग पहले देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, वही अपॉर्चुनिटी अभी हम लोग देख रहे हैं। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इज अपॉर्चुनिटी। तो उस दिन मैं बताया था ना कि आप अपना इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने का कुछ नहीं है। फ्यूचर में आपके कुछ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं, उनको आप आज प्रेजेंट में लेके आते हो डिस्काउंट करके, उससे आपको स्टॉक की वैल्यू क्या है वो मालूम हो सकती है। करेक्ट? हम्म। एक क्वेश्चन देखना है क्या ऐसा वाला, या मैं नेक्स्ट कल के क्लास में बता दूं? अगली क्लास में बता दीजिए सर, अभी स्टार्ट करते हैं सर, ये फिनिश करते हैं चैप्टर। हाँ, ये करने के बाद वो रिवीजन में छोटे मैं तुमको टॉपिक देख देख के देता रहूंगा, रिवीजन में कवर अप कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? सर रिवीजन आप कैसे, आप मेरे को एक एक चैप्टर का समरी तो भी बताइए सर, तो वैसे मैं तो भी दूंगा ना, रिवीजन मैं होगा। रेडी हूँ। मैं आज ये खत्म करके कल मैं रिपोर्टिंग का वही चालू करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, कि रिपोर्टिंग में तुम्हारे कितने चैप्टर्स हो गए, वो बेसिस पे मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस कर लूंगा और छोटी छोटी समरी देते रहूंगा। समरी देके वाइंड अप कर दूंगा। मतलब वही पूरे पॉइंट्स को फिर से एक बार छोटा मोटा डिस्कशन कर लेंगे, क्रूशियल पॉइंट्स जो जो भी है, टारगेट पॉइंट्स, ठीक है हाँ। ना? जैसे अभी तुम डीटीए डीटीएल कर रहे हो, ज्यादातर हम लोग थियरी तो ठीक है, वो तो हम लोग डिस्कस करके वहीं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और वो मतलब क्वेश्चंस भी देख लेंगे और एक छोटी मोटी रिवीजन कर लेंगे। वो देख लूंगा मैं, मतलब कल से टारगेट लगा के लेकिन मैं करवा दूंगा, टाइम कोई नहीं प्रॉब्लम। है सर आज पे। हाँ, टाइम नहीं है सर, टाइम 16 नहीं है, अप्रैल नहीं हो रहा है। टाइम तुम्हारा कैसे भी करके मेरे हिसाब से आगे जाएगा। ये सिचुएशन में वो लोग एग्जाम लेना बहुत मुश्किल है, सारे एग्जाम्स तो लेकिन वैसे पोस्टपोन हो गए। नोटिफिकेशन तो आया नहीं है सर। आ जाएगा आ जाएगा, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आएगा, लास्ट मोमेंट में पक्का देंगे वो लोग। तो ये ठीक है ना शिवांग, ये क्लियर हो गया ना? इसमें रिवर्स कैश एंड कैरी भी होता है। रिवर्स कैश एंड कैरी क्या होगा? अगर तुम्हारा प्राइस गिर गया तो क्या करोगे? तो जनरली आपका प्राइस बढ़ा तो आपने क्या किया, आप स्टॉक पे लॉन्ग करे और फ्यूचर्स को शॉर्ट करे। अगर आपका प्राइस गिरेगा तो आप क्या करोगे? तो बेचेंगे। हाँ, शॉर्ट आप क्या शॉर्ट करेंगे। करोगे? अगर आपका सामने का स्टॉक, तो यू विल टेक ए शॉर्ट इन द अंडरलाइन, यानी आज स्टॉक को बेच दोगे, उससे जो भी पैसा आएगा, ठीक है ना, एंड यू विल गो लॉन्ग इन फ्यूचर्स। मैं वो एग्जांपल बता देता हूँ। वो तो समझ गया सर मैं, हाँ वो तो पता है मेरे को। पक्का ना? क्लियर? हाँ।
चलो अभी हम लोग को करना है FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। अच्छा वो हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो तो समझ में आ गया ना, फ्यूचर्स का तुम्हारा जो भी मतलब स्टॉक गिर रहा है बढ़ रहा है वो तो क्लियर हो गया ना। हाँ सर। वो ट्रेड कैसे होता है मैं बताया तुम्हारे को। जनरली वो गिरना बढ़ने वो हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। अच्छा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या है। अब जैसे मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पर देखो सर्टेन कन्वेंशंस। भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हमको पता है व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी आपस में आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कुछ खरीदने के लिए या बेचने के लिए फ्यूचर में, एक फिक्स प्राइस प्री डिटरमाइंड टाइम। वैसे ही फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज नथिंग बट आज की डेट में रेट फिक्स कर लेना। किस चीज के लिए, अगर मुझे लोन लेना है, अगर मुझे लोन लेना है तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से लोन ले लूंगा इमीडिएटली। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर वो लोन जो भी मैं लेने वाला हूं, अगर 3 महीने के बाद लूं या 6 महीने के बाद लूं, तो उसका जो रेट है वो शायद गिर सकता है। आज मार्केट में जैसे हाउसिंग लोन को देख लो, हाउसिंग लोन जो लोग ले रहे हैं मार्केट कंडीशंस को देखते हुए और बैंकिंग का पूरा सिनेरियो को चेक करते हुए एक बंदे को लोन लेना है, वो क्या देख रहा है कि भाई अभी तो ऐसा है कि मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लोग प्रॉपर्टीज खरीदना नहीं चाहते, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो आज अगर मैं लोन ले लूं, ठीक है ना, आज अगर लोन ले लूं तो मुझे सस्ते में मिल जाएगा। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, आज बहुत ज्यादा रेट चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ मंदी आने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ स्टेबल नहीं है या कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम है। 3 महीने या 6 महीने के बाद अगर मैं लोन लेता हूं तो वो लोन मेरा कम में मिल जाएगा, मुझे कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा। तो मैं आज ही एग्रीमेंट बना रहा हूं और वो इंटरेस्ट को मैं फिक्स कर ले रहा हूं बैंक के साथ, करेक्ट। वही आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, a forward rate agreement is a derivative contract that has a future interest rate rather than an asset as its underlying। यानी आप एसेट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हो, किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, इंटरेस्ट रेट पे। दैट्स इट, मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। सो ये आपका फॉरवर्ड, इसके आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है और ना ही आपको कोई इसका मतलब कुछ करने का है, कोई जरूरत भी नहीं है आपको एग्जाम में इसके बारे में कुछ है भी नहीं क्योंकि ये आपको कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं बता रहा, सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा है कैसा होता है। अब कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ। अगर 1/4 अगर आपको दे रहा है FRA, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स आपने 1 मंथ यानी 30 डेज, 30 डेज के बाद आपने नेक्स्ट कितने दिन के लिए आपको लोन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपने, 1/4 FRA का मतलब क्या है, आफ्टर 1 मंथ वी आर गोइंग टू टेक ए लोन फॉर 90 डेज। इसका मतलब है आफ्टर 1 मंथ वी आर गोइंग टू टेक लोन फॉर 90 डेज। 90 डेज मतलब एक इसमें ये पूरे मिला के तो 120 डेज होते हैं, ठीक है। अब इसमें से 1 मंथ अगर हम निकाल दिए 30 तो बचे 90, यानी ये 1/4 के अंदर में 1 और 3 दोनों मिला हुआ है आपका, ठीक है ना, ये 4 में 1 और 3 दोनों मिला हुआ है। सो वी आर टेकिंग ए लोन आफ्टर 1 मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और 90 डेज, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं 2/5 FRA का मतलब क्या है बताओ शिवम। हाँ सो 2/360, 2/5 into 360। क्लियर करो मेरे को, आफ्टर 2 मंथ्स आफ्टर कितने 2 months for 5 months। नहीं वही तो यहाँ पर गड़बड़ है, आफ्टर 2 मंथ्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज ये 5 में 2 तो पहले से मिला हुआ है, ठीक है ना। ओके। आफ्टर 2 मंथ्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा अब 3/6 FRA क्या हो गया, सो आफ्टर 3 months for 3 months। आफ्टर 3। अच्छा अब ये अगर मैं ऐसा बोलूं 5/3 FRA, इसका मतलब क्या हो गया, 5/3 पता नहीं सर। ये इसका कोई FRA नहीं बनेगा क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि FRA में इसके अंदर में ये इंक्लूडेड रहना चाहिए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हाँ। ठीक है। अच्छा अभी कुछ पॉइंट समझो कुछ लाइबोर वगैरह के बारे में, लाइबोर क्या होता है, क्योंकि ये जो FRA वगैरह बनते हैं ये लाइबोर वगैरह को ध्यान में रख के बनते हैं, ठीक है।
ठीक है, एक्चुअली में आप लोग को लाइबोर वगैरह नहीं है तो अननेसेसरी में करा के फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। अच्छा हाँ, अभी सपोज नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। व्हाट इज द स्वैप। आपको अभी ये जो होता है कि स्वैप क्या होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके डिफरेंसेस। फॉरवर्ड तो पता है, फॉरवर्ड जो है आज बना लिया ए और बी के बीच में 6 मंथ्स, तो वो 6 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। स्वैप ऐसा नहीं है, स्वैप में जो पेमेंट्स एक्सचेंज होते हैं दो पार्टीज के बीच में, वो एवरी मंथ के हिसाब से भी एक्सचेंज हो सकते हैं। करेक्ट। ओके। और स्वैप होता क्या है, जनरली स्वैप कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है। स्वैप ऐसा है भाई, ए और बी दो पार्टीज हैं, ये दो पार्टीज के बीच में ये जो है, ये बैंक से एक लोन ले रखा है और फिक्स रेट पे ले रखा है 5%। ये भी बैंक से लोन ले रखा है लेकिन फ्लोटिंग रेट पे, यानी लाइबोर, चलो फ्लोटिंग रेट समझ लो, मैं इसको सिंपल कर देता हूं, लाइक 4% पे। ठीक है। तो अब ये हो रहा है कि ये बंदा जो है ये फिक्स से परेशान है, बैंक को फिक्स पेमेंट करते करते इसका दिमाग खराब हो गया। ये बोलता है अगर रेट्स मार्केट में कम हो गए, सपोज रेट्स अगर मार्केट में 3% हो गए, तो अभी मैं 5% के हिसाब से बैंक को पे कर रहा हूं। करेक्ट। ये सोचता है कि ऐसा हो जाएगा, ही थिंक्स दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो डाउन। अच्छा, बी क्या बोलता है, बी क्या देखता है, बैंक से इसने फ्लोटिंग रेट पे लोन ले रखा है और ये डरता है कि बैंक में इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो ये ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक में। करेक्ट। हम्म। ये सोचता है कि आज जो मैं भर रहा हूं 5%, अगर कल के दिन मेरे मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो मेरे को तो पांच बोथ परसेंट से ऑफ देम भरना पड़ेगा। स्वैप देयर इंटरेस्ट रेट अग्रीमेंट, हाँ बस, कि वो एक लोग क्या बंदा फिक्स करेंगे कि करेगा ये बंदा बोलेगा और कि बंदा चलो हम एक फ्लोटिंग। नोशनल अमाउंट फिक्स करते हैं और इसके ऊपर जो भी मैं बैंक को फिक्स पे कर रहा हूं, मैं तुम फ्लोटिंग पे करके परेशान हो, मैं फिक्स पे करके परेशान हूं। तो ऐसा करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को स्वैप कर लेते हैं, यानी मैं फिक्स पे कर रहा हूं ना, अब मैं तुम्हारा फ्लोटिंग पे करूंगा, तुम फ्लोटिंग पे कर रहे हो, तुम मेरा फिक्स पे कर देना, खत्म। ठीक है। अब हम्म। होगा क्या, ये बंदा इसके साथ एक स्वैप एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, और इसने रेट इसके साथ फिक्स कर लिया, चलो कि लाइक इसका फ्लोटिंग ये पे कर रहा है, चलो ये 4,000 पे कर रहा है और ये कितना पे कर रहा है इसके लिए 5,000। करेक्ट। तो किसको हम्म। फायदा हो रहा है। बी को फायदा हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये 4 पे कर रहा है, ये 5 पे, ये नहीं, ये पे कर रहा है ना 4 और ये 5 पे कर रहा है, तो ए को 1,000 रुपीज बच जा रहा है। ठीक हम्म। है। ए कितना पे कर रहा है, ये 4,000 पे कर रहा है अगर, ना, एक्चुअली में 5 पे करना था, तो ए का लोन हाँ कौन पे ठीक है, वो कर तो रहा मैं है। समझ गया सर। सर हाँ, लेकिन अगर ए ने लोन लिया है 25 लाख का और बी ने लोन लिया है 10 लाख का, वैसा नहीं होता, तो वैसा फिर नहीं होता, कैसे? वो एक नोशनल, सुनो, एक नोशनल अमाउंट फिक्स करके करते हैं वो लोग, अलग अलग नहीं करते वैसा। वो लोग एक अमाउंट फिक्स करके करेंगे, नोशनल अमाउंट। ओके। वो स्वैप एग्रीमेंट का मैकेनिक वैसे ही होता वो। ठीक है। ओके। अपन जैसा बोलेंगे वैसा नहीं होगा, वो एक अमाउंट तय करके 10 लाख या 1 लाख वो तय करके करेंगे, जो भी करना। तो इसमें क्या हो गया, अभी इसका जो पेमेंट था, इसका जो पेमेंट था ए का, वो बी कर रहा है, बी 4,000 पे कर, बी कितना पे कर रहा है, 5,000 पे कर रहा है ना, हम्म। और ए 4,000 पे कर रहा है, तो ए को 1,000 रुपए बच रहा है, दैट्स इट। इस तरीके से स्वैप अच्छा एग्रीमेंट। सर, सिंथेटिक एफआरए और नॉर्मल एफआरए में क्या डिफरेंस है? किधर है वो। वही तो मैं बताया ना, सिंथेटिक एफआरए। तो ये अभी जो आप आपको, बता रहे थे अभी वन हाँ, नहीं, सुनो वन सुनो, बाई फोर सुनो सिंथेटिक। सुनो, हाँ मैं बताता हूँ। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या हुआ, 30 डेज के बाद जाएंगे और बोरो फॉर 90 डेज स्टार्टिंग 30 डेज फ्रॉम नाउ। ठीक है। आज तो से 3/4 30 दिन। हो गया। हाँ, इसमें क्या करेंगे, सिंथेटिक में लेंड फॉर 30 डेज। ठीक है। आज आप किसी और को लेंड कर दिए, फिर बोरो कर दिए नेक्स्ट 120 डेज के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे फिर? 3/4 बोलेंगे? 3/5? नहीं, इसमें ये कन्वेंशन नहीं लगेगा शायद, क्योंकि सिंथेटिक एफआरए में क्या हो रहा है, a bank can create same payment structure with two LIBOR loans. A synthetic FRA, bank can borrow money, अरे